जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 11। जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 11। अगर आपने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 10 तक अभी तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक अपडेट पहुंच सके। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है दोस्तों? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की संकल्पना भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितना 75 में आपका क्वेश्चन सही हुआ। किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित की जा रही है? तो ये किस वर्ष कहा गया दोस्तों? तो यह कहा गया 1858 में। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक के हस्तांतरित की गई। और उसके बाद बात करें 1858, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान स्थापित किया गया पटना में। कहाँ? पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान स्टार्ट किया गया है। फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का जो अग्रदूत है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें, कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कन्नी जो जनजाति है दोस्तों ये केरल में पाई जाती है। कन्नी जनजाति केरल में पाई जाती है। 7वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? यह केसर के एक स्थानीय रूप है। तो 7वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा करेवा। क्या हो जाएगा? करेवा। जाफरान की खेती जो कि केसर का एक स्थानीय रूप है दोस्तों, तो ये कहाँ है? तो करेवा। क्या कहलाता है? ये करेवा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रा और भागा नामक दो नदियाँ के संगम से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये चेनाब नदी निकलती है। चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? तो चेनाब नदी निकलती है। 8 का ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न में बात करें, नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो नंद वंश के प्रथम शासक जो हो जाएंगे दोस्तों नंद वंश के महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे नंद वंश के प्रथम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे और घनानंद की ही हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद बोले चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में या घनानंद के ही शासनकाल में कौन थे दोस्तों? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे। ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न की बात करें, अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया? तो किसका वो प्रचार किया था? अशोक ने किसका प्रचार किया था? धम्म का प्रचार किया था। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था और इसने धम्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है दोस्तों, 11वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई? तो किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई? 1859 में। तात्या टोपे जो थे दोस्तों महारानी झांसी की रानी के साथ जो है वो संग होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम अगर पूछ ले दोस्तों तो आत्माराम पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित मोंटगोमरी जिले में खुदाई के दौरान मिली? तो मोंटगोमरी जिले में खुदाई के दौरान जो कौन सी मिली? तो हड़प्पा मिला। क्या मिला दोस्तों? हड़प्पा मिला। हड़प्पा कहाँ मिला? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा 1921 में मिला। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। वहीं मोहनजोदड़ो पूछे तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है और यह सिंधु नदी के तट पर है। इसे 1922 में खोजा गया। मोहनजोदड़ो को 1922 में, हड़प्पा को 1921 में, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। 13वां नंबर प्रश्न है, पहाड़ी चोटी सेंडल कहाँ स्थित है? तो पहाड़ी चोटी सेंडल जो है दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई है? तो किस सोलर संगठन की स्थापना की गई है? वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ है? तो हरियाणा में है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो भारतीय चुनाव में यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो ये लक्ष्मी सहगल को पराजित किया था। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम विजयी हुए और उन्होंने किसे हराया था? लक्ष्मी सहगल को हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र कितने होते हैं? तो छोटे किसान के जोत क्षेत्र जो होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिनके खेत जोत होते हैं दोस्तों, वे छोटे किसान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो भरतनाट्यम में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा? तो वो हो जाएगा मृदंग। भरतनाट्यम में मृदंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन जो युद्ध है दोस्तों, ये रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। क्रीमियम युद्ध किन के बीच? तो रूस और तुर्की के बीच क्रीमियम का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो 19 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध जो पेंटिंग थी क्या थी? मोनालिसा थी और लास्ट सपर थी। ठीक है, लास्ट सपर और मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की महत्वपूर्ण चित्रकारी थी। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, वराहमिहिर क्या थे? तो वराहमिहिर जो थे दोस्तों, वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। एडिटोरिया का नया बुक का करंट अफेयर भी स्टार्ट हो गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। स्वयं, स्वयं अपने से बात करने वाला को कहा जाता है। स्वयं अपने से बात करने वाला को कहा जाता है स्वगतभाषी। स्वगतभाषी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभ्रंश घाटी बनाती है। विभ्रंश घाटी क्या बनाती है दोस्तों? तो ये बनाती है दो भ्रंशों के बीच। विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील क्या है? तो अफ्रीका में आस्वान डैम में जो एक झील बनाई गई है, वह झील का क्या नाम है दोस्तों? तो उस झील का नाम हो जाएगा नासेर। क्या हो जाएगा? नासेर। अफ्रीका में आस्वान डैम पर बनाई गई झील का नाम है नासेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो संयुक्त सप्लाई का उदाहरण हो जाएगा स्याही और फाउंटेन पेन। स्याही और फाउंटेन पेन संयुक्त सप्लाई का उदाहरण हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार जब शासन कर रहा था तो अशांति जो थी तक्षशिला में थी। कहाँ थी? तक्षशिला में थी। बिंदुसार जब शासन कर रहा था तो अशांति तक्षशिला में थी, जिसे अशोक को भेजा गया और तक्षशिला में शांत कराया गया। ठीक है, उसी बीच बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है अशोक शासक बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक शासक बनता है, इस तरह का भी कथन है दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है। भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो भारत ने दाशमिक प्रणाली यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली जो भारत ने स्टार्ट की थी वह 1957 में की थी। 1 अप्रैल 1957 को भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली यानी कि 1 रुपये में 100 पैसा जो होता है, ये 1 अप्रैल 1957 को स्टार्ट किया गया था। 27 नंबर प्रश्न है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो कि यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जीव मंडल जो नंदा देवी है दोस्तों, ये नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? नंदा देवी उत्तराखंड में है। एक रिजर्व है दोस्तों जो यूनेस्को में भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जाएगा? तो पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में तेल की पहली परिसंशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जो तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की थी डिगबोई असम में। कहाँ? डिगबोई असम में। 31 नंबर प्रश्न है। काठियावाड़ा पेनुसुला
काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ पेनिनसुला सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। गंधार कला मिश्रण थी, तो गंधार कला किस किस की मिश्रण थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और चीनी शैलियों का मिश्रण था। तो गंधार कला मूर्ति कला थी दोस्तों, जिसमें भारतीय और चीनी कला का जो है सम्मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। तो मोहम्मद गवान जो है थे दोस्तों, ये बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे मोहम्मद गवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुएं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है? तो एक मापने वाला एक सूचकांक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। 35 नंबर प्रश्न है, अल्प अधिकार में होते हैं। अल्प अधिकार में क्या होते हैं दोस्तों? तो अल्प अधिकार में जो होते हैं कुछ विक्रेता होते हैं। अल्प अधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। उत्पाद और आय विधियों द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 ईस्वी में बाउंड्री कमीशन यानी कि सीमांकन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमांकन आयोग की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, वह सर रेडक्लिफ द्वारा की गई थी। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है और उस रेखा का जो निर्माण किया गया था यानी कि बनवाया गया था सर रेडक्लिफ द्वारा बनाया गया था। कब? 1947 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फासिज्म विश्वास करता था यानी कि फासिज्म किस पर विश्वास करता था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फासिज्म जो विश्वास करता था एक दल की प्रणाली पर, फासिज्म जो थी एक दल की प्रणाली पर विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा निकाय जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो संवैधानिक निकाय यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है दोस्तों, जो कि संवैधानिक आयोग नहीं है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 215 के तहत है। वहीं चुनाव आयोग जो है ये आपको कमेंट करके बताना है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों के लिए पहला जो गवर्नर था दोस्तों डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा था। वहीं पूछेगा पुर्तगालियों का अस्तित्व जो है सर्वाधिक निखारा किसने? तो अल्बुकर्क ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, विलियम बेटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया? तो विलियम बेटिंग बहुत से सुधार किए और इनमें से पूछ रहा है वह कौन सा सुधार नहीं किए थे। कौन? तो विलियम बेटिंग दास्ता का अंत नहीं किए थे। विलियम बेटिंग जो है दास्ता का अंत नहीं किए थे। यही प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया था दोस्तों कि विलियम बेटिंग जो ठगों का दमन किए थे, सती प्रथा का अंत किए थे, दास्ता का अंत नहीं किए थे। ठीक है। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना ये भी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा कि विलियम बेटिंग ने दास्ता का अंत नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, जितना हो उसके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया गया था? तो किस औपनिवेशिक लोगों को जो प्रेरित किया गया था, वह पूछ रहा है कि थॉमस पेन ने किस काम के लिए जो है औपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किस काम के लिए? तो सामान्य बुद्धि के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देवदार। देवदार जो है दोस्तों पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, जबकि चंदन काष्ठ, सागौन, साल ये सब पर्णपाती से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। यानी कि एक काम है दोस्तों जिसमें से बहुत सारे लोग एक ही काम को कर रहे हैं और काम बहुत छोटा है और आदमियों की संख्या यानी कि लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है।
चलते हैं दोस्तों, अवमूल्यन का अर्थ क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही प्रश्न है दोस्तों कि अवमूल्यन क्या है। तो अवमूल्यन क्या हो जाएगा, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, मुद्रा की जो है मूल्य में कमी करना ही अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, जैसे 1 रुपया का दाम मान लेते हैं कि डॉलर में 40 रुपया है, 40 रुपये से ज़्यादा है मान लेते हैं, लेकिन उसको कम कर देना, जैसे 20 रुपया कर देना एक रुपया का, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अवमूल्यन कहलाएगा। यानी कि जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, जो उसे किसके द्वारा भेजा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो भेजा जाता है राष्ट्रपति द्वारा। क्या किसके द्वारा भेजा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा पारित कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, वो पास कर दिया जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं पूछे उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन कौन सा है, आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौराई। आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौराई। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चावल जो है एक खरीफ फसल है। रबी फसल है आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौराई। ये 5-7 अगर नाम याद रखते हैं दोस्तों तो आपको इस तरह का सवाल कहीं गलत नहीं होगा। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किस राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता और दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हैं, NH नंबर 2 कोलकाता और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हैं। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी 51 नंबर से जो प्रश्न है दोस्तों वो साइंस के हो जाएंगे। साइंस के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार सचिवालय में। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कितना नंबर 25 साइंस में कितना नंबर लेकर आते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। 51 नंबर प्रश्न है, स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः क्या होता है। तो स्तंभ यानी कि तना प्रायः क्या होता है। तो इसके बारे में जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा घनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में जो है तना प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश के ही दिशा में तना बढ़ता है, वो घनात्मक होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोगों को याद रखना है। जड़ पूछेगा तो प्रकाश के विपरीत जड़ जो है काम करता है। 52 नंबर प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है। तो शब्द इंसोलेशन का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आने वाली सौर विकिरण। शब्द इंसोलेशन क्या हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण को इंसोलेशन कहते हैं, आपतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेरा रोसा किस लैटिन शब्द का जिसका अर्थ क्या है। तो टेरा रोसा का अर्थ क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो टेरा रोसा का अर्थ हो जाएगा लाल भूभाग क्षेत्र। लाल भूभाग क्षेत्र का जो नाम हो जाएगा लैटिन नाम टेरा रोसा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो 54 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जब पौधे खाना बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वहीं पूछे पौधे या मनुष्य श्वास गैस के रूप में कौन सा गैस लेते हैं। तो दोनों ही ऑक्सीजन ही लेते हैं दोस्तों। 55 का जो 55 नंबर प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो सोनिक विमान जो है दोस्तों या ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। 56 नंबर प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो एक पहाड़ी पर जब गाड़ी लेके हम लोग चढ़ते हैं दोस्तों तो गियर जो लगाते हैं, कौन सा गियर लगाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1 के बराबर या उससे अधिक, यानी कि 1 के बराबर या उससे अधिक या 2 रख सकते हैं। अगर जितना कम रखेंगे उतना अच्छा से गाड़ी चढ़ जाएगा, ज़्यादा रखने पर गाड़ी पलट जाएगा। तो ये भी अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक पहाड़ी पर जब हम गाड़ी चढ़ाते हैं तो वाहन का ड्राइवर जो गियर का अनुपात रखता है 1 पर गाड़ी चढ़ाता है या 1 से थोड़ा अधिक यानी कि 2 पर गाड़ी चढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और 57 नंबर प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रृंखला बंधन कहलाती है। 58 नंबर प्रश्न है,
कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है कंप्यूटर में गणनाएं करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है क्या काम करता है? तो 59 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर MCB कार्य करता है जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है और इस तरह से वह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां नंबर प्रश्न, खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय तत्व नहीं है? तो चुंबकीय तत्व इनमें से कौन सा नहीं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो लकड़ी होगा दोस्तों ये चुंबकीय तत्व नहीं है। लकड़ी में कोई चुंबक का गुण नहीं पाया जाता, जबकि निकेल, लोहा, कोबाल्ट इस सब में चुंबक का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नहीं पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहसंयोजन अणु का एक उदाहरण क्या है? तो सहसंयोजन अणु का यहाँ पर उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजन अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न है, किसी फूल की सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को कहा जाता है पिस्टल। किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को पिस्टल कहा जाता है, यानी कि फूल के सबसे आंतरिक भाग को पिस्टल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगत प्रणाली में वर्गीकृत किया है? तो जीवों की 5 जगत प्रणाली में वर्गीकृत किसने किया है? तो व्हिटकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है, 5 किंगडम में वर्गीकृत किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, 5 ये हैं दोस्तों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। व्हिटकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 65 नंबर प्रश्न, भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? तो भौतिकी में जो है शक्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगा कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या हो जाता है? कार्य बटे समय, P बराबर W/T। P बराबर W/T होता है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, कई बार सूत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो गलत इसमें कौन सा हो जाएगा? रक्त अम्लीय होता है। रक्त जो दोस्तों होता है वह क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, सही है दोस्तों। उस अमाशयी रस में HCl होता है, ये भी सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि गलत कथन चुनना है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि ऐसे याद रखेंगे, संवेग, आवेग, त्वरण, वेग, बल, भार, विस्थापन, यानी कि यहाँ पर वेग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एक याद रखेंगे, सदिश अगर याद रखते हैं तो अदिश ऑटोमेटिक बन जाएगा। सदिश का ऐसे याद रख सकते हैं, संवेग, आवेग, त्वरण, वेग, बल, भार, विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, डैश हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है? तो कौन हमारे भोजन में अनपचे पदार्थों को पचाने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा रुक्षाज, ठीक है। रुक्षाज जो है हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। 69 नंबर प्रश्न है, गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है, काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। गति के कारण किसी वस्तु की जो ऊर्जा कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 70वां नंबर प्रश्न है, माचिस की तीली के बाहरी परत पर एंटमनी ट्राइसफ्लाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? तो 70 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। माचिस की तीली जो बाहरी परत का एंटमनी ट्राइसफ्लाइड का मिश्रण होता है वह किसका बना होता है? पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न, वह बाहरी बल जो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्त गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, तो अंदर की ओर कार्य करने वाला बल कौन सा हो जाएगा? केंद्र पसारी बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। केंद्र पसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अंदर की तरह कार्य करता है।
चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग। तो 72 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 मीटर। यानी कि परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.6 मीटर। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट किससे संबंधित है? तो कीट संबंधित हो जाएगा आर्थ्रोपोडा ग्रुप से। कीट किससे संबंधित है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप से। 74 नंबर प्रश्न है, गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन ये किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने। गेमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन मेंडल ने दिया था। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 75 नंबर प्रश्न, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्वेल ने। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेल ने की थी दोस्तों। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 11। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, और उसका प्लेलिस्ट भी बना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं होगा लेकिन हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।